हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? सो अपनी पॉलिटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक। सो अभी तक हमने अपना पॉलिटी सीरीज थ्रू लक्ष्मीकांत 6th एडिशन में क्या क्या कवर कर लिया है। सो बेसिकली हमने अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसके बाद हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, right? Then we covered salient features of Indian Constitution. उसके बाद फिर हमने preamble कवर किया, then citizenship हम कवर कर चुके हैं, और अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए जो रहेगा, टॉपिक जो आपके लिए रहेगा, that will be fundamental right. एंड ये फंडामेंटल राइट को कवर करने में I guess it will take around 3 to 4 days and more than that. I guess it will take more than 4 days, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस पूरी सीरीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। सो आई विल मेक श्योर दैट कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना रह जाए। हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इट्स ओके, बट द वे वी विल कवर फंडामेंटल राइट्स और द वे वी विल कवर योर इंडियन पॉलिटी थ्रू लक्ष्मीकांत 6th एडिशन, तो उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत महसूस होगी नहीं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, लेकिन हमेशा की तरह कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहूँगा, कुछ रिकमेंडेशंस आपको देना चाहूँगा। पहला ये कि जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपके पास लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन होना ज़रूरी है, सो दैट जो भी पॉइंट हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं आप उन्हें अपनी बुक में हाईलाइट कर सकें। इन केस आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है और आपका कोई प्लान नहीं है उसे हाल फिलहाल खरीदने का, तो आप एक नोटबुक रखें जिसमें आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे इस लेक्चर से। इसके अलावा आपको अपने पास एक हाइलाइटर रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। एक पेन रखना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस लेक्चर की स्पीड को 1.5 करना है इन केस आप फंडामेंटल राइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस। तो अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने इस लेक्चर की स्पीड को 1.5 या 2 रख सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अभी तक पॉलिटी स्टार्ट भी नहीं किया है, या जिनका ये पहला लेक्चर है, या जिनके फाउंडेशन या फंडामेंटल अभी क्लियर नहीं है, वो इसे रेगुलर स्पीड पर देखें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1.25 कर सकते हैं, राइट। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट अवर फंडामेंटल राइट्स। पहला ये वीडियो बनेगा आपके फंडामेंटल राइट का, और ये होगा इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे तो वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन इज दैट इट कम्स इन पार्ट 3, राइट। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर कि कौन से पार्ट में, कौन से भाग में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है, तो ये पार्ट 3 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 12 से आपके फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं और ये आर्टिकल 35 तक जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट आपके स्टार्ट होते हैं और ये आर्टिकल 35 तक ये जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जो इंस्पिरेशन हमने लिया है, यानी सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को अपने संविधान में शामिल किया। और अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स, जैसे अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही यूएसए ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बिल ऑफ राइट्स को, और इसी बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड होकर हमने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस, और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कंसीडर किया गया है एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट्स की, और इसीलिए इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस में बना है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फिर वो 4 आपको ऑप्शंस देगा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेम्बल, डीपीएसपी, और आंसर होगा इसका मैग्ना कार्टा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आपको ये अधिकार होगा कि आप जुडिशरी
के पास जा सकते हैं, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल हैं। जब हमने सेलिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था तो इस पॉइंट को मैंने काफी एलैबोरेटिव तरीके से आपको समझा दिया था। आगे जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बट द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके देश का जो कानून है, आपके देश का जो संविधान है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे ज्यादा एलैबोरेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं। इनसे ज्यादा अभी तक किसी भी देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को नहीं डिस्कस किया गया है, नहीं एक्सप्लेन किया गया है। सो दीज आर द मोस्ट एलिबरेटेड फंडामेंटल राइट्स इन द वर्ल्ड। सो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है आपके फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। हमारे संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये कहां पर मेंशन है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और क्योंकि ये जस्टिसेबल है, जो कि अभी अभी हमने देखा, और जस्टिसेबल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं दैट दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र को प्रमोट करना जो है ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो डीपीएसपी भारत में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के बारे में बात करता है, लेकिन जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की तो फंडामेंटल राइट्स भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पर कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपकी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होता है या 3 ऑर्गन्स ऑफ द डेमोक्रेसी होता है। पहली ऑर्गन होती है आपकी लेजिस्लेचर, और इंडिया के कॉन्सेप्ट में आपका जो वेन डायग्राम बनता है कुछ इसी तरीके से बनता है कि ये आपका क्या है? लेजिस्लेचर, और इसी सिस्टम के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिलता है और जुडिशरी आपका अलग रहता है। ठीक है, तो ये आपका लेजिस्लेचर यानी वो बॉडी जो कि कानून बनाएगा, और इसमें आती है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा दे कंबाइनली, दे टुगेदर दे फॉर्म योर लेजिस्लेचर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टायरनी को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर लिमिट लगाने के लिए नागरिकों को एक टूल दिया गया है, और उसी टूल को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ताकि सरकार अपनी मनमर्जी से कोई कानून ना बनाए। और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं सरकार की पॉलिसीज की वजह से, तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जा सकते हैं कोर्ट, राइट, बिकॉज दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आपको हेल्प करते हैं टू काउंटर आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों का काम होता है कानून बनाना। तो कोई भी ऐसा कानून जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता हो, उस कानून के खिलाफ आपको जो ताकत मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 से मिलती है, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स से मिलती है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जीक्यूटिव के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आपके लेजिस्लेचर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, ताकि आपका जो लेजिस्लेचर है वो आर्बिट्ररी लॉज ना फॉर्म करे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट्स का एम है टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, यानी एक ऐसी सरकार जो कि कानून के द्वारा बनाई जाएगी, जो कानून के हिसाब से चलेगी, ना कि व्यक्ति के हिसाब से चलेगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स का एक मुख्य उद्देश्य है कि भारत में एक ऐसी सरकार का गठन करना जो कि लॉज के हिसाब से चलेगी, ना कि व्यक्ति विशेष के अनुसार चलेगी। दिस इज द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक बार एसएसबी में पूछा गया था मुझसे, और काफ़ी ज़्यादा आईएएस के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आंसर राइटिंग के लिए और इंटरव्यूज के लिए, कि व्हाई वी कॉल देम एज फंडामेंटल राइट्स।
यानी जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो सेम चीज को हम बिल ऑफ राइट्स बोल रहे हैं, लेकिन जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इन बिल ऑफ राइट्स से मिलती जुलती चीजों को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। तो व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज फंडामेंटल राइट्स, अ बिग क्वेश्चन। तो पहला इसका कारण ये दिया गया है क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं और गारंटेड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको कौन गारंटीड कर रहा है? उनको गारंटीड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, एंड बिकॉज इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हेंस वी आर कॉलिंग देम एज फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि ये वो अधिकार हैं जिनको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर द मिनिमम राइट्स, राइट? तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? दीज आर द मिनिमम राइट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट? किसी भी नागरिक के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो मिनिमम राइट्स जो चाहिए होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, चाहे वो मैटेरियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, तो उन डेवलपमेंट्स को करने के लिए we need certain minimum rights, and these minimum rights are guaranteed and protected by the by the Constitution of India, and your Constitution of India is the fundamental law of the land, and because it is the fundamental law of the land, hence we are calling them as fundamental rights. Very 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 important. तो ये दो कारण हैं जिन कारणों की वजह से हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस वक्त आपके टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा जा चुका है, पीसीएस के एग्जाम में खासतौर से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देयर वर अराउंड 7 फंडामेंटल राइट्स। पहला फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जाता है। फिर है आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। देन यू हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। उसके बाद आपका चौथा फंडामेंटल राइट्स है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जाता है। फिर है आपका पांचवा फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिनको हम माइनॉरिटी राइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 तक जाता है। उसके बाद है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था, एंड देन यू हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो आपको याद ये रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आपके 7 फंडामेंटल राइट थे। जस्ट प्रेस योर पॉज बटन और एक बार इसको आप 4 से 5 बार खुद पढ़ लीजिए। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। फिर है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। देन यू हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। देन यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, एंड देन यू हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32. So these were your 7 fundamental rights which were mentioned in your original कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर क्या होता है? फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा आपका राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया जाता है, यानी आपके आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया जाता है। तो आज का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 31 एज सच नहीं है, राइट? तो आर्टिकल 31 जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया जाता है, और आज की डेट में आपका राइट टू प्रॉपर्टी कहां पर है? आर्टिकल 300A में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 300A में आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये पार्ट में कौन से है? ये पार्ट 12 में है, राइट? तो पहले आपके पार्ट 3 में था और आर्टिकल 31 में था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, और अब ये प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये पार्ट 12 में है और आर्टिकल 300A में ये आपका मेंशन किया गया है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहला जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स का कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल नागरिकों के लिए है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने देखा था कि आपके पर्सन्स हुआ करते हैं और पर्सन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका नागरिक यानी सिटीजन्स और फिर थे आपके एलियंस यानी कि आपके फॉरेनर्स। इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसमें हम कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस को भी शामिल करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं आपके लीगल पर्सन की। ठीक है, तो पर्सन की जब हम बात करेंगे तो तीन तरह की कैटेगरीज उसमें आती हैं। पहली है आपकी सिटीजन, दूसरी है आपके एलियंस यानी फॉरेनर्स और तीसरी कैटेगरी है आपकी कंपनीज, कॉर्पोरेशन एंड योर लीगल पर्सन्स। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल और केवल पहली कैटेगरी को दिए गए हैं यानी नागरिकों को दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके नागरिकों को भी मिलते हैं, फॉरेनर्स को भी मिलते हैं और लीगल पर्सन्स को भी दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली गिवन टू ओनली सिटीजंस एंड देयर आर फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर गिवन टू सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल पर्सन्स। तो ये आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है रीजनेबल कंडीशंस पर, स्पेशल कंडीशंस पर। ठीक, और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी इनको कौन डिसाइड करेगा? इनको कोर्ट डिसाइड करेगा, इनको जुडिशरी डिसाइड करेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर, आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो कौन निर्धारित करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स आर अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या उनके ऑब्जेक्टिव को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअल डेवलपमेंट और दूसरा है आपका सोशल कंट्रोल। तो फंडामेंटल राइट क्या करने की कोशिश करता है? फंडामेंटल राइट्स आपके इंडिविजुअल जो फ्रीडम है और जो सोशल कंट्रोल है उनको कंट्रोल करता है। यानी जब उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, इंडिविजुअल लिबर्टी को, इंडिविजुअल फ्रीडम को टेक केयर किया जा सके। लेकिन इसे करने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि सोशल कंट्रोल आपको करके रखना है, यानी समाज की जो मोरालिटी है, समाज के जो एथिक्स हैं उनके साथ इंडिविजुअल लिबर्टी को आपको बैलेंस करके रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे स्टेट के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। चाहे आप आर्टिकल 14 की बात करें, 15 की बात करें, 16 की बात करें, सो एंड सो फोर्थ, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपको स्टेट के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव टूल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके स्टेट प्लस इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट आपको दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो स्टेट के खिलाफ और इंडिविजुअल के खिलाफ, दोनों के खिलाफ आपको ये दिया गया है। जब आप आर्टिकल 15 की बात करोगे तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 आपको कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट, और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है दैट इंडिविजुअल विल ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये स्टेट के ऊपर, ये राज्य के ऊपर क्या करते हैं, ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं बल्कि वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15, फॉर एग्जाम्पल 17, फॉर एग्जाम्पल 23, फॉर एग्जाम्पल 24, राइट। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं जो कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, राइट। There are certain fundamental rights which are negative in nature and there are certain fundamental rights which are positive in nature. Negative in nature का मतलब ये होता है जब कोई fundamental right स्टेट के ऊपर क्या करेगा, limitations लगाएगा, यानी जब वो कहेगा कि स्टेट ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 इज नेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट, यानी जहां जहां पर स्टेट को कुछ नहीं करने के लिए कहा जाएगा उस तरह के फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर नेगेटिव पर्सपेक्टिव से इंप्लीमेंट किए जाएंगे।
वेर एज देर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट जहां पर स्टेट को कुछ पॉजिटिव, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है, उनको कहा जाता है पॉजिटिव फंडामेंटल राइट। यानी स्टेट को डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट ये करेगा, स्टेट वो करेगा। और फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में जुडिशरी ने मोर देन 18 फंडामेंटल राइट्स को और एड ऑन किया। ठीक है, तो जब स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जाएगा तो वो जो राइट्स होंगे उनका जो नेचर होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट उसे पॉजिटिव कहा जाएगा। और वो फंडामेंटल राइट जहां पे स्टेट को कुछ करने से रोका जा रहा है, कुछ लिमिटेशन उनके ऊपर लगाई जा रही है, उस तरह के फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। दीज आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें या कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ठीक है, तो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ऑब्वियसली द राइट हैज बीन गिवन टू सुप्रीम कोर्ट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड दीज आर नॉट परमानेंट, यानी ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इन्हें आप टच नहीं कर सकते, राइट, इनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। बिल्कुल आप सवाल उठा सकते हैं, इन्हें टच कर सकते हैं। दीज आर नॉट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट होते तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपके आर्टिकल 31 में था वो कैसे हट जाता, नहीं हटता ना अगर परमानेंट होते। तो दीज आर नॉट परमानेंट इन नेचर। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इनको अमेंड कर सकती है, यानी आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, उसमें कुछ एडिशन कर सकती है, कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकती है। बट पार्लियामेंट हैव टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आप आपके फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बट केशवानंद भारती केस 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आर्गुमेंट था, ये ऑब्जर्वेशन था, ये जजमेंट था कि आप संविधान में चेंज कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कुछ वक्त के लिए फंडामेंटल राइट्स को कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें आप कभी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो दीज आर टू फंडामेंटल राइट्स व्हिच कैन नेवर बी सस्पेंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, आर्टिकल 19 भी सस्पेंड किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। केवल 20 को नहीं किया जा सकता और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। कब सस्पेंड करेंगे, जब आपकी इमरजेंसी लगेगी, ठीक, नेशनल इमरजेंसी जब आपकी लगेगी तो आपके आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत। अब आपको याद ये रखना है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी आर्टिकल 352 के तहत तो किन कंडीशन पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड करेंगे। तो पहली कंडीशन है ग्राउंड्स ऑफ वॉर और दूसरी कंडीशन है एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। तो आप समझो पहले इस चीज को, देखो आपकी जो इमरजेंसी लगती है, ठीक है, वैसे तो अपने आप में पूरा अलग चैप्टर है बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने आपको बताया भी है। तो आपकी इमरजेंसी 3 तरह की इमरजेंसी होती है, ठीक है। पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक, दूसरी है आपकी स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये 3 तरह की आपकी इमरजेंसी होती है। जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो इसके लिए जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है 352। जब हम स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे तो स्टेट इमरजेंसी के लिए आपके 2 आर्टिकल यूज होते हैं, एक होता है 356 और एक होता है आपका 365। 2 आर्टिकल यूज किए जाते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब नेशनल इमरजेंसी का मैं अगर आपको ग्राउंड बताऊं तो इसके 3 ग्राउंड हैं, ठीक है। पहला ग्राउंड है वॉर, यानी अगर युद्ध हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी युद्ध हुआ नहीं है, ठीक है।
और तीसरा जो आधार है उसको कहा जाता है आर्म्ड रेबेलियन। क्या कहा जाता है? आर्म्ड रेबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। तो ये तीन आपके ग्राउंड्स हैं, जिन तीन ग्राउंड्स पे आपका क्या होता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आपको याद ये रखना है कि जब भारत में क्या होगा, जब भारत में आपके इमरजेंसी लगेगी ग्राउंड्स ऑफ वॉर के आधार पर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, तब क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 19 को क्या किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अगर जो है आर्म्ड रेबेलियन एक आधार है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह एक आधार है नेशनल इमरजेंसी लगाने का, तो आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के इस वाले वीडियो का, यही यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप भी है आपके फंडामेंटल राइट्स का, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप जो है उसको लिमिट कर दिया गया है। पहला इसका एग्जांपल है आर्टिकल 31A, देन यू हैव 31B एंड देन यू हैव 31C। तो 31A क्या बोलता है? 31A ये बोलता है कि जब कभी भी एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स वगैरह किया जाएगा, यानी जब भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा बाय द स्टेट, यानी राज्य जब भी आपके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसको एक्वायर करेगा, तो फिर क्या होगा, वो आपके जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, यानी आपके फंडामेंटल राइट के स्कोप से बाहर होगा, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं कि आपके राज्य को सड़क बनानी है, ठीक है, और आपका घर यहाँ तक आता है, और तो यह घर आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, तो सरकार को सड़क चौड़ी करनी है, तो गवर्नमेंट चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले सकती है और फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है क्या लिमिटेशन है आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आर्टिकल 31 है। उसके बाद आर्टिकल 31B, ये भी लिमिटेशन है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 31B में ये लिखा है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी मैटर अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 31B में लिखा है। 31B में क्या लिखा है? कोई भी ऐसा मैटर जो कि 9th शेड्यूल में, टोटल आपके कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में कोई भी मैटर या कोई भी सब्जेक्ट अगर डाला गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब वहां पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिमिटेशंस हैं, राइट। उसके बाद है आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल 31C क्या कहता है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर थोड़ा वायलेट किया गया, राइट, या उसको थोड़ा कम किया गया, तो फिर उसके लिए भी आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो आर्टिकल 31A, 31B, 31C ये क्या है? ये कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इसके अलावा और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? पहला, फंडामेंटल राइट्स जो है आपके जो आर्म्ड फोर्सेस के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे पुलिस में जो भाई हैं, उनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। तो अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं या आप आप पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, पुलिस ज्वाइन करते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनते हैं या आप सरकारी नौकरियों में जाते हैं, तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे ले लिए जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19, राइट। अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आप जो है अपने सीएम यानी मुख्यमंत्री की किन्हीं पॉलिसीज को फेवर नहीं करते हैं, तो आप फेसबुक में जाके थोड़ी ना उनको आप जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे। इसका मतलब अगर आप डीएम नहीं होते तो आपको आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और आप अपनी सरकार की आलोचना कर सकते थे, बट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सरकार, यू आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो आपका ये वाला फंडामेंटल राइट आपको अवेलेबल नहीं होगा। आगे काफी डिटेल में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। उसके अलावा मार्शल लॉ की जब हम बात करेंगे, यानी जब मिलिट्री रूल लगेगा, मिलिट्री शासन जब लगेगा, तो भी आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल,
ठीक है, उनके लिए अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जिनको सपोर्ट करने के लिए, जिनको बैक करने के लिए पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉज बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट सम आर बाय लॉज, यानी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि लॉ के द्वारा ही इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और आर्टिकल 35 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो बना सकती है कानून फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है। तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा फंडामेंटल राइट्स के लिए कानून। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? उसके लिए कानून बनाएगा आपका पार्लियामेंट। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स का ये पहला वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। राइट, तो काफ़ी छोटे छोटे वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि एक एक आर्टिकल को एक एक वीडियो में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करूं, ताकि कुछ भी ना रह जाए, कुछ भी ना रह जाए। लेकिन इसके अलावा आपको करना यह है कि आपको अपनी बुक ज़रूर यूज़ करनी है, आपको उसे हाईलाइट करना है, आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज हमारे साथ नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम में सही ऑप्शन को टिक लगाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। राइट, सो आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन एक ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती है इस टाइम पीरियड पर, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगाते हैं। और जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। सो पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आई वांट थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़। पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर 20 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट 10 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। राइट, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स ज़रूर लिखें, आप अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखें, आप क्या चाहते हैं कि लेक्चर को और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप प्लीज़ सजेशन भी दे सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। राइट, सो प्लीज़ गिव सम वैल्यू टू दीज लेक्चर्स बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको आज जो पार्टिसिपेट करना है, काफ़ी सारा पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग कि मैं 3 से 4 वीडियो आज डालूंगा और उन सब में आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो आप ले सकते हैं 24 आवर्स अराउंड कि आप इन सारे जो असाइनमेंट है उनको पूरा करें। तो पहला असाइनमेंट ये है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे एक आंसर लिखना है। ठीक, और क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और ये वो सारे टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने इन 6 से 7 लेक्चर्स में। सो क्वेश्चन इज, दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and that principle is one of its basic features, it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of a strong federalism. You have to comment in 250 words. ठीक है, तो आपको कमेंट करना है किसी स्टेटमेंट में। देखो, जब हमने किया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज फेडरल। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो टिल्ट है वो किसकी तरफ है? वो यूनिटरी फीचर की तरफ से। याद आ रहा है आपको? जैसे इमरजेंसी के प्रोविजंस लगा देते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फेडरल फीचर पे हम काम तो करते हैं, हमारे यहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं। ठीक, लेकिन फेडरल फीचर को फॉलो करते हुए भी हमारा जो टिल्ट है वो किसकी तरफ है? वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ है, यूनिटरी फीचर की तरफ है। तो अगर हमारा टिल्ट यूनिटरी फीचर की तरफ ज्यादा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट, उसके आइडिया के खिलाफ ये बात है? तो थोड़ा सा एनालिटिकल है, लेकिन हम ऑलरेडी काफी अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर। ठीक, so I hope I will get your answers. On this note, I would like to take your leave. Thank you so much. Thank you for listening. Thank you for being with me. Take care. God bless you.